हरिओम। प्रकृति में कुछ बदलाव आने वाला हो तो प्रकृति संकेत दे देती है। शरीर में कुछ रोग पैदा होने जा रहे हों तो वो भी संकेत दे देते हैं। और तो और मृत्यु भी अगर आती है तो अपना संकेत देना शुरू कर देती है। लेकिन हम हैं कि उन संकेतों को समझते नहीं। अगर थोड़ा बहुत समझ में आते भी हैं तो क्योंकि उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहते इसलिए उनकी अनदेखी कर देते हैं। और अनदेखी का परिणाम ये होता है कि हम प्रकृति के भी कोप भाजक बनते हैं, हम रोगों के भी कोप भाजक बनते हैं और हम काल के गाल में भी समा जाते हैं। न डराना उद्देश्य है, न बहुत ज़्यादा आशा पैदा कर देना उद्देश्य है। उद्देश्य है कि हम सही बात को समझते हुए जिएं और स्वीकार करते हुए जिएं। हमारा धर्म है कि हम स्वस्थ रहें, हम जागृत रहें, हम शाश्वत रहें और इसके लिए हमें योग का रास्ता लेना हमेशा अनुकूल रहा है और मानवता को हमेशा रहेगा भी। आज एक साधक आश्रम में मुझे मिले। अभी मैं साधक तो इसलिए नहीं कह सकता कि साधना तो शुरू नहीं की उन्होंने, लेकिन हाँ, उन्होंने अपने आप को साधने की बात ज़रूर की। तो इसलिए जो साधने की बात भी कर रहा है इसका मतलब उसे साधना से परिचय होने लगा है और उसको हम साधक की संज्ञा दे सकते हैं। स्वर के साधक हों, संगीत के साधक हों, खेल के साधक हों, चिकित्सा विज्ञान के साधक हों, अध्यात्म के साधक हों, योग के साधक, ये सब साधक हैं। हम साधने में लगे हुए हैं अपने आप को इन सब संसाधनों के माध्यम से। तो जो साधक मिले आज, तो उन्होंने मुझसे बताया कि जी गर्दन में कुछ ऐंठन है, दुख रही है, मुझे गर्दन ऐसे घुमाने में दिक्कत होती है। फिर उन्होंने कंधा भी उठा करके बताया कि यहाँ पर भी जो है काफ़ी कंजेशन महसूस हो रहा है। मैंने बड़े ध्यान से उनकी बात सुनी। मैंने कहा आपने क्या किया? कि बस यहाँ आ गया। मैंने कहा ये भी अच्छा किया कि उन्होंने कोई संकेत मिला और वो झट से जग गए। तो मैंने उनसे ये बताया उनकी स्थिति का अध्ययन करके कि आपको ये स्पॉन्डिलाइटिस का लक्षण दिखाई दे रहा है। पहला काम है एहतियात बरतना शुरू कर दीजिए। दूसरा काम है कि थोड़ा सा अभ्यास शुरू कर दीजिए। और तीसरा काम है कि जो डिस्टर्ब्ड एरिया है उसको अपनी तरफ से और डिस्टर्ब मत करिए। आपने देखा कि पीछे जब कोरोना का काल आया तो उस समय जिस गली में कोई कोरोना का केस आया तो उस गली को ब्लॉक कर दिया जाता था। ऐसे ही कभी कुछ असामाजिक तत्व गड़बड़ करते हैं, झगड़े हो जाते हैं, दंगा हो जाते हैं, तो पुलिस और प्रशासन भी पहला काम यही करता है कि उस एरिया को सील कर देता है, जिससे कि वहाँ की गंदगी बाहर ना फैले और बाहर के लोग उसमें शामिल न हो जाएं। तो ऐसे ही जो हमारा उपद्रव प्रभावित क्षेत्र होता है, पीड़ा का क्षेत्र है, चाहे वो स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से है, चाहे वो गाउट की वजह से है, चाहे वो किसी भी वजह से क्यों ना हो, एसिडिटी की वजह से भी हो सकता है, तो उन क्षेत्रों को ज़्यादा छेड़छाड़ न की जाए और जो विधिक उपचार है वो उसका हमें करना चाहिए। यहाँ तक होता है, आपने अपने जीवन में भी अनुभव किया होगा कि अगर आपके कोई दर्द है कंधे में, गर्दन में, कमर में, तो आप क्योंकि असहज हो रहे हैं तो इसलिए डॉक्टर कहते भी हैं कि इसको थोड़ा रेस्ट दीजिए, लेकिन आप रह रह करके उस हिस्से को छेड़ते हैं कि देखूं कितना ठीक हो गया, देखूं कुछ आराम हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए। और जब हम इग्नोर नहीं कर पाते तो फिर हमें डॉक्टर्स जो हैं उसके लिए कुछ औषधि दे देते हैं कि आप सूमो गोली खा लीजिए, आप पेन किलर खा लीजिए, तो जिससे कि फ़िलहाल उधर से आपका ध्यान हट जाए और उसको रिकवर होने का, यानी प्रॉब्लम को रिकवर होने का मौका मिल जाए। जब योग की बात आती है तो स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, कंधों के पीड़ा के लिए एक सामान्य से कुछ अभ्यास हमने मान लिए हैं कि सर्पासन करने से ठीक हो जाएगा, चक्रासन करने से ठीक हो जाएगा, मत्स्यासन करने से ठीक हो जाएगा, उष्ट्रासन करने से ठीक हो जाएगा। तो ये स्थापित आसन है
जो कि सच्ची बात ये है कि ये प्रिवेंटिव पोस्चर्स हैं। मतलब इनका अगर हम अभ्यास करते हैं तो ये समस्या नहीं होती है, और अगर समस्या हो गई है तो फिर पहली बात तो ये है कि आप वो आसन कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप असहज होंगे, आपका ध्यान पीड़ा पे रहेगा, आसन पे नहीं रहेगा। तो इसमें हम जब उपचारात्मक योग करते हैं तो उसमें ये जो प्रिकॉशंस मैं बोल रहा हूँ बड़े सहज तरीके से इनको हम पालन करते हैं, उतने से हमें लाभ मिलना शुरू हो जाता है। हमें जो क्रिया करानी है उस क्रिया तक पहुँचने का हम मार्ग ढूंढ लेते हैं, यानी उस आसन को ना करके उस आसन के लाभ जिससे हमें मिल सकें वो क्रिया, और जो क्रिया के माध्यम से हम आसन को करना सुगम बना लें, ऐसा हम कुछ रास्ता निकालते हैं। इसी को एक्सपर्ट गाइडेंस कहते हैं कि वो रोग को भी समझते हैं, एनाटॉमी को भी समझते हैं, रोग के कारण को भी समझते हैं और उसके निदान को भी समझते हैं, रोगी की स्थिति को भी समझते हैं, और तब जो है बड़ा सरल सा तरीका बता देते हैं कि तुम फिलहाल इतना करो। तो मैंने उनको आज इतना ही बताया, और ये मैं उसके माध्यम से, क्योंकि जब एक समस्या है तो वो हर किसी के सामने आ सकती है, और ये बड़ी कॉमन समस्या है आज की, क्योंकि जिस तरह हम बाहर गर्मी को देख करके एसी में चले आते हैं, जिस तरह से हम गर्मी को देख करके ठंडे ठंडे पेय जो हैं उनको पीना शुरू कर देते हैं, जिससे हम आराम महसूस करने लगें, लेकिन ये समस्याएं बढ़ाने के साधन हैं। तो जो अभ्यास में बदलाव हम लाते हैं, तो उसमें जब हम दवाई देते हैं किसी रोगी को, तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि इसको ये दवाई सुबह शाम लेनी है। कई बार आपको उसी रोग के लिए डॉक्टर्स ग्रेविटी को देखते हुए और ये देखते हुए कि दवाई तेज़ असर ना कर जाए, दिन में 3 बार भी आपको दवाई देते हैं। और इतना ही नहीं, कई बार तो ये दवाई खाने से पहले, ये दवाई खाने के बाद, ये दवाई दोपहर लंच से पहले, ये उसके बाद, ऐसे ही शाम को ये डिनर से पहले, डिनर के बाद, यानी 6-6 बार आप दवाई लेते हैं, केवल इसलिए कि ठीक हो जाएँ। लेकिन कमाल क्या है कि आसन में, प्राणायाम में, बंद मुद्राओं में हम ये सोचते हैं कि हमने सुबह को 5 बार सर्पासन किया, या 3 बार हमने चलित सर्पासन किया, या 2 बार उष्ट्रासन किया, बस इससे हम ठीक हो जाएँगे। हम भी सांत्वना दे देते हैं कि हाँ, इससे आपको आराम होगा। हम ये नहीं कहते ठीक हो जाएँगे, क्योंकि हमें भी थोड़ी चतुराई खेलनी पड़ती है। आराम हो जाएगा यानी आप थोड़ा राहत महसूस करेंगे तो अभ्यास करने लायक हो जाएँगे। तो आपको जो हम मॉडरेट अभ्यास भी बताते हैं, तो उनको तो ऐसी समस्याओं में, जोड़ों की समस्याएँ हैं, है ना? स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या भी एक तरह से नर्व एंड जॉइंट की ही समस्या है, या फ्रोज़न शोल्डर की समस्या भी नर्व, मसल एंड बोन्स की ही समस्या है। तो इनका एक कॉम्बिनेशन जैसे है, तो ऐसे ही उनके निदान के लिए हम यौगिक अभ्यास का भी कॉम्बिनेशन बना देते हैं। तो जब उसको हम निदान करते हैं तो कुछ आसान सी चीज़ें बताते हैं, यानी आपको वही काम करने हैं जो मैंने आज उस बच्चे को सुबह बताए। क्या करना है कि पहली चीज़ है कि दिन में कम से कम 3 से 5 बार आप अपनी कुर्सी पर, जिसको हम कहते हैं लॉन चेयर, एक तो वर्किंग चेयर आपकी, क्योंकि लॉन चेयर हर किसी के घर में नहीं होती, तो हम फिर कहते हैं चलो वर्किंग चेयर के ऊपर ही कर लीजिए। तो जो कुर्सी आपकी है प्रेफरेबली लॉन चेयर, जिसमें आप कमर को भी आराम से पीछे ढीला छोड़ सकें, फिर खोपड़ी को भी आराम से ढीला छोड़ सकें, और इतना ढीला छोड़ सकें कि उसको ढीला छोड़ करके आप बैलेंस बनाने पे आपका ध्यान ना रहे, बल्कि ऐसे ही रिलैक्स्ड पोस्चर पर आपका ध्यान रहे। कुर्सी नहीं भी है तो फिर जैसे मैं बैठ के दिखा रहा हूँ फिर ऐसे करिए, बैठ जाइए, अपने पैर को हाथ से पकड़ लीजिए, अपनी कमर को ढीला छोड़ दीजिए, फिर सिर को भी ढीला छोड़ दीजिए, और फिर ऊपर आसमान को देखिए, और अगर संभव हो तो पलकों को बिना झपके आप आँखों को यानी पुतलियों को भी पीछे की तरफ लुढ़का दीजिए। इस तरह थोड़ी देर बैठे, फिर आँख बंद कर लें, फिर थोड़ा सीधे हो जाएँ, फिर सिर को आराम दे दें। इतना देते के साथ आपका खोपड़ी पूरी आराम में चली जाएगी और आपकी कमर को भी आराम मिलेगा। ये काम 2-3 बार करिए, प्रेफरेबली लॉन चेयर नहीं है तो आपकी वर्किंग चेयर,
और वो भी नहीं है तो फिर हमारे हाथ पैर तो हैं ही। तो इस तरीके से बैठने का अभ्यास। दूसरी चीज़ हमें ये करनी कि जो पीड़ा वाला क्षेत्र होता है ना, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। केवल इसके बाद देखें कि आराम हुआ या नहीं हुआ, नहीं। दांत में अगर कभी खाते समय सौंफ फंस जाए, कोई और खाने की चीज़ अटक जाए, तो आपकी जीभ वहीं पर जा कर के टकराती रहती है और आप असहज होते रहते हैं। उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, जब ब्रश करेंगे तो निकल जाएगा, साफ हो जाएगा। ऐसे ही ये अभ्यास करते रहिए। जब हम पूरी तरह से ब्रश करेंगे इस बॉडी को, तो फिर वो प्रॉब्लम भी रूट आउट हो जाएगी। तो एक तो हमको ये काम करना कि सिर को पीछे लटका करके बैठना, और वो भी दिन में कम से कम 3 से 5 बार तक बैठिए। दूसरा अभ्यास इसमें हमको करना कि वज्रासन में बैठ कर के और गर्दन को केवल आगे पीछे, बहुत बार क्या होता है कि डॉक्टर सलाह देते हैं कि हाथ को आगे करके फिर जोर लगाइए, कोई बताता है पीछे लगा के जोर लगाइए, हम भी बता देते हैं इधर लगा के जोर लगाइए, इधर हाथ करके जोर लगाइए। सब अच्छे हैं, लेकिन आज क्योंकि प्रॉब्लम है और आज हम अभ्यास करने के मूड में भी नहीं हैं, लेकिन अभ्यास हमारी मजबूरी है, तो बस ऐसे ही आसान आसान सा काम करिए। वज्रासन में बैठ जाइए ऐसे, यानी पैरों को इस तरह से मोड़ लिया कि एड़ियाँ पीछे खुली हुई हैं, और जैसे तो बड़ा आसान सी चीज़ है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। एड़ियाँ ऐसे खुली हुई, पंजे ऐसे मिले हुए, और फिर इनके बीच में हम बैठ जाते हैं ऐसे, यानी एड़ियों पे दबाव दे करके। अब इसमें हमें ये काम करना कि मैं समझ लो, मान लो आपके सामने जैसे बैठा था वैसे ही बैठा हुआ हूँ। अब हमें केवल सिर को पीछे की तरफ लाना, और लॉन चेयर पे तुम आराम से लटकाए हुए थे, तो उतने में ब्लड सर्कुलेशन इतना हो जाएगा और मसल इतने रिलैक्स हो जाएंगे कि फिर हम ये एफर्ट वाला काम कर सकेंगे। इसको थोड़ा सा पीछे तक हल्का खिंचाव दीजिए और फिर ढीला छोड़ दीजिए। फिर ऐसे ही आराम से लाइए, थोड़ा खिंचाव दीजिए पीछे की तरफ, और फिर आराम से ढीला छोड़ दीजिए। ये जो ढीला छोड़ना है ना, ये भी अभ्यास है। ये ना सोचें कि जो जोर लगा रहे थे, गुरुजी बता रहे थे जहाँ जोर लगाना, तो वो एक अभ्यास है, बाकी नहीं है, नहीं। व्रत भी आहार का ही एक रूप है कि हम व्रत करें, इसका मतलब ताकि आहार अच्छा ले पाएंगे। अगर व्रत नहीं करेंगे तो हमारी एपिटाइट कैसे बढ़ेगी। ऐसे ही विराम अगर हम नहीं लेंगे अभ्यास के बीच में, तो फिर हम सहज नहीं होंगे। सहज नहीं होंगे का मतलब तनाव में रहेंगे। तनाव में रहेंगे का मतलब तनाव का तो रोग ही है, फिर रोग कहाँ चला जाएगा, उसको तो आपके साथ रहेगा। तो एक दूसरा काम ये करना है। तीसरा काम ये करना है कि हम अक्सर अनजाने में ये कह देते हैं कि तकिया एकदम छोड़ दो, लगा रहे सारी उम्र से तकिया, और उस समय फिर कहें तकिया एकदम छोड़ दो, तो ये तो आप तो वैसे ही असहज हो जाएंगे। तो ये है कि तकिया थोड़ा पतला कर लो, या ये है कि तकिया छोड़ दो, लेकिन पूरा मत छोड़ो। तकिया छोड़ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। तकिया छूट जाए तो कमाल ही कमाल है, क्योंकि छोड़ने में और छूट जाने में बड़ा फ़र्क होता है। ये एक योग साधक ही समझ पाता है, आप समझ पाएंगे इसको। तो तकिया छोड़ दो, और ऐसा छोड़ो कि वो छूट जाए आपसे। लेकिन इस परिस्थिति में आप तकिए को जब करवट के लेकर के जब लेटते हैं, तो उस समय तकिया ज़रूर लगाइए, है ना? तो वरना आपको फिर जो कंधे की प्रॉब्लम है या गर्दन की प्रॉब्लम है, वो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। बिना तकिए के आप लंबे समय तक सारी रात सीधे लेटे रहेंगे, तो भी कभी वो तना सिर आगे लटकाने की वजह से कमर में, उसमें गर्दन में प्रॉब्लम थी, तो वैसी ही रिवर्स प्रॉब्लम जो है वो सिर को सीधा रख करके लंबी अवधि तक लेटने से हो जाएगी। तो जब तक आप नॉर्मल ना हो जाएं, तब तक ये छोटे छोटे प्रयोग, जो फेवरेबल प्रयोग हैं, वो हमको करने चाहिए। और ये न सोचिएगा कि इसमें कोई टफ आसन तो बताया ही नहीं। टफ आसन तब करना जब आप एकदम ओके हो जाएंगे, तो ये हमें ध्यान रखना है। एक अगला अभ्यास इसमें हमें और लेना है, वो है हमारा सर्प आसन। सर्प आसन
भी बहुत तरह से होता है, यानी सर्पासन का ही रूप सर्प है, सर्प का ही रूप भुजंग भी है, ठीक है ना। और सर्प में भी सांस के अलग अलग पद्धतियाँ हैं, जिसमें अलग अलग विकारों के ऊपर उनके प्रभाव पड़ते हैं। तो आपको तो सुगम सर्पासन लेना है। सुगम सर्पासन में मैं अभी करके दिखाता हूँ, उस तरह से आप करिएगा। फिर उसमें और रिलैक्सेशन हो जाएगा तो थोड़ा सा चलित सर्पासन कर लेंगे, इससे और आराम हो जाएगा। आप देखिए इसमें ना आराम से लेट गए इस तरह से, फिर पैरों को मिला लिया, हाथों को कंधों के नीचे ले लिया, ठीक है। और फिर माथा जमीन पर रखते हुए कोई जबरदस्ती नहीं करना, केवल चेहरा उठाना, फिर कमर उठाना, जितना उठा सके इतना उठा सकते हैं, बस इतना ही ठीक है। इतना उठा सकते हैं इतना ही ठीक है, इतना उठा सकते हैं इतना ही ठीक है। और फिर बिना ज़्यादा देर रोके आराम से आ जाइए और फिर आराम में चले जाइए। ये जो आराम में चले जाइए मैंने कहा, जिसमें मैंने माथा टिका दिया है, ये टिकते के साथ, यानी अगर आप ऐसे लेटेंगे तो आपको आराम नहीं मिलेगा। आप माथा टिका दीजिए तब, क्योंकि सहारा जो है, टेक जो है वो हाथों के ऊपर आ गई, इसलिए आपका जो गर्दन और कंधे का क्षेत्र है वो इससे पूरे आराम में चला जाएगा। इसको आप 2-3-4 बार कर लें, ये आप करिएगा। फिर चलित सर्पासन हमें लेना चाहिए, उसमें हम कोहनियों के बल आ जाते हैं, क्योंकि अभी हमने सर्प किया था तो सर्प तक ले जाने वाले जो हमारे मसल्स एंड नर्व्स एंड जॉइंट्स हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, वो सहयोगी हो जाते हैं। तो अब हम जब चलित सर्पासन लेते हैं तो वो चलित सर्पासन को उन्होंने ईजी बना दिया है, ये मान करके चलें। तो इसमें आप ठुड्डी के नीचे हाथ ऐसे ले लीजिएगा, हाथ थोड़ा कोहनियाँ नज़दीक रहेंगी। और अब हमें, क्योंकि सपोर्ट हाथ की है तो इसलिए गर्दन को अधिक काम करने का मौका मिल जाएगा, और जो मसल पैड जो है वो मतलब बढ़ जाने की वजह से, और जो हमारी हड्डियों का गैप है वो बढ़ जाने की वजह से जो नर्व्स में पीड़ा बढ़ गई है वो थोड़ी रिलीज होनी शुरू हो जाएगी, यानी फैट भी कम होगा और नर्व्स भी रिलीज हो जाएंगी। ऐसे कोहनी को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाइए। अब लग रहा है कि तकलीफ हो रही है, यहाँ से आगे जाना ठीक नहीं है, तो फिर धीरे धीरे एक एक कदम अपने हाथ को कोहनी के बल वापस लाइए, और इसको रिब्स तक आते आते आप देखेंगे ये बिल्कुल मेरी खोपड़ी रिलैक्स हो गई है यहाँ पर, यानी जो मैंने अभी स्ट्रेच किया था वो अभी रिलीज हो गया है टेंशन वहाँ से। फिर इसी तरह से थोड़ा थोड़ा कोहनी आगे चलाएं, फिर यहाँ रुक जाए, फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को फिर वापस ले आए और फिर सिर को आराम दे दें। अब हाथ को टिका दीजिए और फिर परफेक्ट आराम में चले जाइए। इसके साथ ही हम अंत में एक अभ्यास लेंगे जिसको हम बोलते हैं शशांक आसन। आसनों में शशांक आसन है ही चंद्रमा के नाम से जुड़ा हुआ और चंद्रमा के आकार से जुड़ा हुआ आसन। तो ये शशांक की तरह से उपद्रवों का शमन करने वाला आसन है, तो इसको हम साथ में लें तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। इसमें हम हाथ को ऐसे साइड में अपने पैर के जो पंजे हैं उनके पास में रख लेते हैं और फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ ऐसे झुकते हैं, यानी पहले मैंने कमर से झुका हूँ, अभी मेरा चेहरा आगे ही है, फिर मैं कमर को ढीली छोड़ देता हूँ, कमर को बिल्कुल ढीली छोड़ देता हूँ और फिर सिर को भी मैं ढीला छोड़ देता हूँ। कोई मत सोचो कि भूमि को पे मुझे मस्तक छूना है, छू जा रहा है अपने आप तो छू जाए, लेकिन आपको कोई जोर नहीं लगाना। यहाँ रुकिए, अगर यहाँ तक नहीं आ रहा है तो यहाँ रुकिए, यहाँ तक नहीं आ रहा है तो यहाँ रुकिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना कमर को पहले ढीला छोड़ना, फिर गर्दन को ढीला छोड़ना, फिर सिर को ढीला छोड़ना और यहाँ पर अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो, कंधे भी ढीले छोड़ दो बिल्कुल। सांस आराम से चलने दो, योगाभ्यास मजा है,
सजा बिल्कुल भी नहीं है। फिर आराम से चेहरा उठाइए, कमर को भी सीधी करिए, हाथ को भी यहाँ ले आइए। चंद्रमा की तरह से आपका सौंदर्य भी बढ़ेगा, लावण्य भी बढ़ेगा, शांति भी बढ़ेगी, रोग के उपद्रव का शमन भी हो जाएगा। और क्या चाहिए? तो इतना सा काम आप करें तो जो जकड़न है वो दूर हो जाएगी, स्पॉन्डिलाइटिस को आराम हो जाएगा। फिर आगे जो आसन में बता रहा था कि भाई हमें सर्पासन के साथ में हमें जो है तिर्यक सर्पासन करना है, हमें उष्ट्रासन करना है, हमें मत्स्यासन करना है, चक्रासन करना है, शलभासन करना है। ये आसन हमारे लिए बहुत अच्छे हैं स्पॉन्डिलाइटिस जैसी तकलीफ से बचे रहने के लिए। लेकिन वो सब प्रिवेंटिव आसन हैं, यानी प्रिवेंटिव आसन वो हैं जो इन रोगों को नहीं होने देते हैं। लेकिन अगर समस्या पैदा हो गई है तो फिर उसकी ग्रेविटी को हमें समझना होगा, क्योंकि उसके फिर साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं। अब चक्कर आने लगता है ना, बीपी जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो क्यों डराना? इसलिए एक प्रॉब्लम हुई तत्काल उसकी अनदेखी न करें, उसके लिए एक मॉडरेट सा अभ्यास शुरू कर दें, थोड़ा सा नियमित रहने की कोशिश करें। मैंने कहा कि ये मत सोचो, अभी पीछे एक कार्यक्रम में साधक ने जिज्ञासा की कि जी आपने बताया कि सुबह दोपहर शाम करना चाहिए, दोपहर को तो हमें दुकान पे होना होता है, कोई बताए ऑफिस होना होता है, तो क्या करें? मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो जो कमिटेड हैं, किसी ने अगर ये सोचा है कि मुझे 5 वक्त की नमाज पढ़नी है तो न पढ़नी है, त्रिकाल संध्या आपको करनी है, 3 बार संध्या करनी है तो करनी है। और जो व्यक्ति अपने धर्म पर चलता है, यानी निरोग रहना भी आपका धर्म है, तो उसमें सब लोग सहयोग करते हैं, कोई अड़चन नहीं करता। आपको ऑफिस में भी लंच आवर मिलते हैं, आप दुकान में भी कई बार चले जाते हैं बिजली का बिल जमा करने के लिए, किसी को बैठा के जाते हैं। तो ऐसे आपस में अकोमोडेट करें, लेकिन अपनी समस्या की अनदेखी बिल्कुल नहीं करें। अभ्यास अगर कहा है कि 3 बार ज़रूर करना चाहिए तो 3 बार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मैं एक योग साधक होने के नाते आपको बता रहा हूँ कि 24 घंटे में जो कुछ हम बिगाड़ते हैं उसे संवारने के लिए एक आसन केवल 3 बार रिपीट करके आप सोच लें कि आप उससे पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। टेढ़ी खीर है, थोड़ा मुश्किल है, बीरबल की खिचड़ी है, वो लाभकारी हैं, लेकिन क्योंकि पर्याप्त मात्रा में आप अभ्यास नहीं करते हैं और अपने आदत से भी बाज नहीं आते हैं, ना हम मोबाइल छोड़ पाते, ना हम लैपटॉप छोड़ पाते, ना हम कंफर्ट छोड़ पाते, बस जब तकलीफ होती है तो रोते हैं और परेशान होते हैं। इसलिए अभ्यास भी उसी तरह से ढीठ होकर के करिए जैसे आप अपने काम को ढीठ होके करते ही हैं, नींद खोते हैं फिर भी अपने काम को करते हैं। हरि ओम।